नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको जो हमारा नया विक्रमी संवत स्टार्ट हुआ है 2079 2079, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो नया साल है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, और जिस टारगेट को आपने फोकस कर रखा है, आई होप दोस्तों आपको वो टारगेट मिले। तो शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास नंबर 6, और यहाँ जो टॉपिक हमने लिया है वो है आपका अपठित गद्यांश का सेट वन। दोस्तों, पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो लेट लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, मेन बात यही थी कि मैं सिर्फ इसी डाउट में था, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं इसी डाउट में था कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट तैयार कर पाया हूँ या नहीं पाया हूँ, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो आपका अपठित गद्यांश होता है, राइट, जो एग्जामिनर जो देता है उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। आपका जो पैसेज होता है वो भी बढ़िया लेवल का होता है। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट कॉलम में ज़रूर बताइए कि मैंने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या पैसेज तैयार किया है या नहीं किया है। दोस्तों, मेन मोटिव होता क्या कि आपका कि जो एग्जामिनर है वो आपको अपठित गद्यांश देता है, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों आरसी भी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेन मोटिव क्या होता है दोस्तों आपका आरसी देने का? मेन मोटिव ये होता है कि राइटर थोड़ी बात में आपको ज़्यादा समझाना चाहता है। आपको उसकी थीम पकड़नी होती है कि राइटर किस वे में बात कर रहा है। कहीं राइटर किसी भी बात का खंडन तो नहीं कर रहा है, या फिर राइटर आपका सजेस्टिव टोन में किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जिसके ऊपर भी उसने वो पैसेज लिखा है, वो लेख लिखा है, तो उसमें कहीं वो सजेस्टिव टाइप तो बात नहीं कर रहा है कि भाई सरकार की ये गलती या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ये गलती थी, अगर वो ऐसा सुधार करते तो ऐसा कुछ हो जाता। या कुछ पॉजिटिव सोच के साथ में कि हाँ भाई, देश के अंदर ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ें नई नई उभर के आ रही हैं। कुछ भी दोस्तों, ऐसी आपको टोन पकड़नी होती है कि जो राइटर है वो अपने लेख में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाह रहा है, वो आपको किस तरह समझाना चाह रहा है, और कम बात को ज़्यादा में समझना, यही आपका मेन जो अपठित गद्यांश का जो मेन मोटिव यही होता है। आपको डायरेक्टली सिर्फ लाइनें दी हुई होंगी, आपको उसका इन्फ्रेंस समझना है कि राइटर लाइन में बोलना क्या चाहता है, और जो क्वेश्चंस आपको जो फ्रेम करके जो दिए हुए होंगे, उसमें से आपको वो क्वेश्चन दोस्तों, वो पाँचवीं छठी क्लास वाला टाइम अब नहीं रहा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए मिलेंगे कि आपने बस सिर्फ लाइन उठाई और आपने नोट कर दिया। दोस्तों, आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा। कभी कभी आपका कोई रिवर्स क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि जैसे कोई डेटा दिया है, उसमें राइटर ने बोल दिया कि भाई, जो आपका एमएसएमईज, अगर मान लें हम एक एग्जांपल से लेते हैं कि जो एमएसएमईज है वो आपके जो आपकी जीडीपी है उसमें 40% का रोल प्ले करती है। तो और राइटर में उसने जो जो आपका क्वेश्चन है उसमें राइटर ने पूछ लिया कि आपकी एमएसएमई कितने परसेंट नहीं करती है। तो दोस्तों, जब जहाँ अप्रोक्स 40% करती है, तो अप्रोक्स 60% जो है होगा वो आपका अदर सेक्टर से होगा। तो इस तरह दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन जो होगा कि वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिलेगा, और आपको वो क्वेश्चन समझना है। और सबसे मेन बात कि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का सोल्व करने हैं। ये नहीं कि हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम कुछ भी क्वेश्चन का जो हमें लग रहा है कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, और हम उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन का आंसर दें। दोस्तों, ऐसे आपको जो लेखक है वो आपको ऑप्शन में जरूर देगा ऐसी चीज़ें कि जो आपकी जो एक नॉर्मल जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग भी आपको ऑप्शन देगा। आपको वो टिक नहीं करना जो पैसेज में दिया है, सिर्फ पैसेज को ही माई गुरु माँ बाप मानकर, सब कुछ मानकर उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आप एक बार दोस्तों देखो, पैसेज में पढ़ने के सब के अलग अलग तरीके होते हैं पैसेज को सोल्व करने के। कोई बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपका पैसेज पहले पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बताऊं तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं कि क्वेश्चन से मुझे सिर्फ कीवर्ड मिल जाएं, कि जब जब जैसे जैसे वो कीवर्ड हमारे पैसेज में आएंगे, उस हिसाब से मैं अपने पैसेज को, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनके कीवर्ड्स को अपने जो रफ पेपर उस पर नोट कर लेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड क्या दिया गया है कि किसे पूरी तरह से राष्ट्रभक्त माना जाएगा। तो यहाँ दोस्तों राष्ट्रभक्त मानने की कहीं बात हो रही है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेखक ने किस विषय को अपना लक्ष्य बना रखा है। यहाँ लक्ष्य की बात हो रही है कि जो राइटर है उसने अपना कुछ टारगेट बना रखा होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रवाद की संभावना कब हो सकती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद ने कौन सा भिन्न मार्ग चुना है। दोस्तों, जो हमारा जो राष्ट्रवाद है, जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उसने अपना कोई रास्ता चुना होगा जिसकी वजह से हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी सभ्यता को
और बढ़िया लेवल पे लेके जा पाएँ, जो अच्छी तरह से फल फूल सके। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मानव का देश के लिए स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। ठीक है। गद्यांश में बोल्ड करके एक लाइन लिखी गई है, इसका अर्थ क्या होगा। लाइन कहाँ है आपकी दोस्तों, देखो ये रही, कि मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को होम कर सके। ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्राणोत्सर्ग का समानार्थी शब्द क्या होगा, प्राणोत्सर्ग। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें तो गद्यांश में प्रयुक्त शब्द संकुचित वृत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा, संकुचित वृत्ति, समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द सृजनहार का विलोम शब्द क्या होगा। अच्छा, यहाँ अब उसने विलोम पूछ लिया दोस्तों। आपको क्वेश्चन मेन पढ़ना होता है कि उसमें समानार्थी शब्द दिया है या विलोम शब्द दिया, या वो राइटर ऐसे भी कर सकता था कि पहले आपको विलोम शब्द दे दे या फिर एक विलोम एक समानार्थी। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि राइटर पूछना क्या चाहता है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत ही आसान, कि आप सिर्फ एक ही बार में उसको पढ़कर बता सकें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। हमने जो कीवर्ड थे वो हमने नोट कर लिए, कि एक जगह आपकी राष्ट्रभक्त मानने की बात हो रही है, दूसरा आपका किसी भी देश का स्वतंत्र होने की बात हो रही है, तीसरे में आपका अंतर्राष्ट्रवाद की बात हो रही है, और एक में आपको बोल्ड लाइन करके लिखी हुई थी, और चार शब्द जो थे आपके, वो दो आपके समानार्थी शब्द थे और दो आपके विलोम शब्द थे। चलो देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। राइटर कहना क्या चाह रहा है, मैं अपने देश की स्वतंत्रता इसलिए चाहता हूं ताकि दूसरे देश मेरे स्वतंत्र देश से कुछ सीख सकें, और देश के संसाधनों का उपयोग मानव जाति के हित के लिए किया जा सके। ठीक है। कि जिस तरह मेरे देश में हम अपने, राइटर ये कहना चाह रहा है कि जो 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 मेरा स्वतंत्र देश है, उसमें हम यहाँ जिस तरह से संसाधनों का उपयोग करते हैं कि हर एक इंसान को आज़ादी है कि वो कुछ भी काम करे, कुछ भी चीज़ करे, हर एक चीज़ की आज़ादी है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सारे काम करने की उनको आज़ादी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो राइटर यही कहना चाह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बाहर के जो देश है, जो अदर जो कंट्रीज है, वो मेरे देश से कुछ सीख सकें। जिस तरह हम यहाँ पे स्वतंत्र तरह से हमारे देश के जो संसाधन हो उसका उपयोग करते हैं, उसी तरह बाहर के देश भी ऐसा रूल लेके आए कि वो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए उन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दें। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार राष्ट्र प्रेम का मार्ग आज हमें सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए प्राणोत्सर्ग कर देना चाहिए, परिवार को गांव के लिए, गांव को जिले के लिए, जिले को प्रांत के लिए, प्रांत को अपने देश के लिए अपनी बलि दे देनी चाहिए। अगर ऐसा कभी समय आता है, आपका जो असली राष्ट्र प्रेम है वो तभी, जो जो हमारे यहाँ जो राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है वो यही सिखाता है कि अपने परिवार के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए, अगर ऐसा कभी समय आए कि आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, आपको अपनी बलि देनी पड़े, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा जो राष्ट्र प्रेम हमें वो यही सिखाता है। उसी प्रकार देश के लिए स्वतंत्र होना इसीलिए आवश्यक है, यदि आवश्यकता हो तो विश्व के हित के लिए स्वयं को हम न्योछावर कर सकें। ठीक है दोस्तों। अतः राष्ट्रीयता के प्रति मेरा प्रेम अथवा राष्ट्रीयता की मेरी धारणा यह है कि मेरा देश स्वतंत्र हो, ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को हम होम कर सके, स्वयं को आहूत कर सके, स्वयं को देश की रक्षा के लिए हम न्योछावर कर सकें। इस धारणा में प्रजातीय घृणा का कोई स्थान नहीं है। यही हमारी राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए कि हम यहाँ पर धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से हमें आपस में बंटना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ बात देश के अस्तित्व की आती है तो हाँ, उसके लिए हम सबको एकजुट होकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी राष्ट्रीयता किन्हीं अन्य देशों के लिए संकट का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि हम न तो किसी का शोषण करेंगे और न किसी को अपना शोषण करने देंगे। हम स्वराज के माध्यम से सारी दुनिया की सेवा करेंगे। कि हम सबको, कि जो जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हर एक इंसान का अपना अपना राज्य होना चाहिए, मतलब कि अपना अपना देश होना चाहिए, कि वहाँ उनका अपना राज्य होना चाहिए, कि उनके द्वारा जो, कि जिसे हम वो लोकतंत्र कहते हैं, कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। लोगों के द्वारा एक सरकार चुनकर आए और वो लोगों के हिसाब से लोगों की भलाई के लिए काम करें। मेन राइटर यहाँ कहना चाहता है कि वो लोगों का शोषण ना करें। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि जहाँ पर सरकार ही अपने हिसाब से, जैसे अगर हम बात करें चाइना की, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है कि जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर रखा है कि वो जब तक जिएंगे सिर्फ वही राष्ट्रपति रहेंगे।
और जो आपका जो नॉर्थ कोरिया, वहाँ ऐसा है कि जब इलेक्शन होंगे तो उसमें एक ही इंसान को वो वोट देने का लोगों के पास अधिकार होगा, और वहाँ का जो भी वो है राष्ट्रपति है, जो क्या बोलते हैं उसको, किम जोंग उन, वो वैसे वाली हमारे यहाँ सभ्यता नहीं। हमारे यहाँ की लोगों का तंत्र है, कि लोकतंत्र है। यहाँ पे लोग अपनी तरफ से देश के मुखिया को चुनते हैं, देश के नेता को चुनते हैं, कि वो नेता उनके हिसाब से मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। नेक्स्ट है कि मेरे लिए राष्ट्रीयता की और मानवता एक ही चीज़ है। ठीक है, मैं राष्ट्रभक्त इसलिए हूँ कि मैं मानव और सुहृदय हूँ, कि मैं मानव तो हूँ ही, लेकिन मैं सुहृदय सहृदय के हृदय के साथ भावनाएं हैं मेरे अंदर फीलिंग खत्म नहीं हुई है। मैं इसीलिए राष्ट्रभक्त हूँ कि मेरे अंदर अपने देश के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए भावनाएं हैं। उनके लिए मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए मैं क्या कुछ नया करूं, क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा देश प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहे। मेरी राष्ट्रीयता एकांतिक नहीं है, कि मैं सिर्फ एक तरह से राष्ट्रीय नहीं हूँ। मैं भारत की सेवा करने के लिए इंग्लैंड या जर्मनी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। कि मैं जो पुराने समय में जो कॉलोनियल जो शासक हुआ करते थे, जो कि वो क्या करते थे कि बहुत लंबे समय तक बहुत सारे देशों को गुलाम बना के रखते थे, और जो मन मर्जी का काम कराते थे। लेकिन हमारी संस्कृति हमें वैसा नहीं सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें एक ही चीज सिखाती है, कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा का पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। और हम तो दोस्तों यहाँ पर, हमारी संस्कृति तो हमें इतना तक सिखाती है, ऐसा कोई भी पूरे संसार में ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है कि जो ऐसा सिखा सके कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे के सारे लोग सुखी हों, सारे के सारे जो लोग हैं उनको भरपूर खुशियाँ मिले, सारे के सारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं सिखाती है। ये सिर्फ जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, सिर्फ वही बताती है। राष्ट्रभक्त का नियम परिवार के मुखिया के नियम से भिन्न नहीं है। जिस राष्ट्रभक्त में मानवता के प्रति उत्साह कम है, उसको उतना ही राष्ट्रभक्त माना जाएगा। कि जिस इंसान में मानवता की भावना ही नहीं है, और या बहुत कम है, उसे राष्ट्रभक्त नहीं माना जाएगा। किसी भी देश के किसी भी देश के लिए सबसे पहले होता है कि मानवता होना। अभी भी दोस्तों, जैसे जो रिसेंटली आपका जो रशिया के और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, तो उसमें भी सबसे पहले बात आ रही है कि भाई मानवता का नुकसान हो रहा है। चलो वो तो उन लोगों की अपनी अपनी सोच है कि भाई एक नेता दूसरे नेता पे कुछ चीज़ थोपना चाहता है, या कुछ वो चाहता है कि ऐसा हो ना हो। लेकिन सबसे मेन बड़ी बात है कि वहाँ पर मानवता का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, चाहे वो किसी भी साइड से हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, तो जो व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है वह अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी नहीं ही है वह अंतर्राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव है जब राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ठीक है, अर्थात जब भिन्न भिन्न देशों के लोग संगठित हो चुके हैं, और वे एक व्यक्ति की तरह काम करने के योग्य बन जाएं। ठीक है, राष्ट्रवाद बुरी चीज नहीं है। बुरी है तो उसकी संकुचित वृत्ति, स्वार्थपरता, एकांतिकता, जो आधुनिक राष्ट्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। इनमें से प्रत्येक राष्ट्र दूसरे की कीमत पर उसे नष्ट करके उन्नति करना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवाद ने इन सबसे एक भिन्न मार्ग चुना है। यह समूची मानवता के हित, उसकी सेवा के लिए स्वयं को संगठित यानी पूर्ण आत्मविव्यक्ति की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। चूंकि ईश्वर ने मेरा भाग्य भारत के लोगों के साथ बांध दिया है, इसलिए यदि मैं उनकी सेवा न करता तो अपने सृजनहार के साथ विश्वासघात करने का दोषी होता। यदि मैं भारतवासियों की सेवा न कर सका तो मानवता की सेवा करने के योग्य नहीं बन पाऊंगा। जब तक मैं अपने देश की सेवा के करते समय किन्हीं अन्य राष्ट्रों को हानि की नहीं पहुंचाता, तब तक मैं समझता हूं कि मैं गलत रास्ते पर नहीं जा रहा। ठीक है, मेरी राष्ट्र भक्ति में सामान्यतः सारी मानव जाति की भलाई समाविष्ट है। इसी प्रकार मेरी भारत सेवा में मानवता की सेवा समाविष्ट है। भारत की मुक्ति की संपूर्ण योजना ही आंतरिक है, शक्ति के विकास पर आधारित है। यह आत्मशुद्धिकरण की योजना है, कि भारत की जो मुक्ति की जो संपूर्ण योजना है वो किसी देश पर आक्रमण करके उस देश को हथियाना नहीं है। भारत ये चाहता है कि सारे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ें, मानवता की रक्षा करें और विकास के पथ पर आगे बढ़ें। मैं शब्द शक्ति व लिखित शब्दों या मौखिक शब्दों की अपेक्षा विचार शक्ति में अधिक महत्व रखता हूं। कि मैं सिर्फ भाषणबाजी नहीं करता, मैं
उन जो भी शब्द मैंने बोले हैं उस पर विचार करने पर ज़्यादा बल देता हूँ, विश्वास करता हूँ। और मैं जिस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उसमें यदि जीवनी शक्ति है और उसे दैवी आशीर्वाद प्राप्त है तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाएगा। यदि मैं बिना किसी अहंकार तथा पूरी विनम्रता के साथ कह सकूं तो मेरा निवेदन है कि मेरा संदेश मेरे और मेरे तरीके से सचमुच मूलतः सारी दुनिया के लिए है। और मुझे यह देखकर बड़ा संतोष होता है कि वह बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम के स्त्री पुरुषों के हृदयों में इसकी अद्भुत अनुक्रिया हुई है। और ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है कि जो मेरी सभ्यता को, मेरी संस्कृति को, जो लोग मानते हैं कि हाँ भाई जो भारतीय जो संस्कृति है वो बहुत ही एडवांस लेवल की है। नेक्स्ट है कि मेरा लक्ष्य केवल भारतीयों के बीच भाईचारे की स्थापना करना नहीं है, मेरा लक्ष्य केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मेरा लगभग पूरा जीवन और पूरा समय इसी में लगा हुआ है, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए हासिल करने के जरिए मैं संपूर्ण मानवता के बीच भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी राष्ट्रभक्ति कोई एकांतिक वस्तु नहीं है, यह सर्व समावेशी है कि मैं सिर्फ अपने लिए या अपने खुद के लिए राष्ट्रभक्ति नहीं चाहता, कि मैं चाहता हूँ कि पूरा संसार राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो जाए, कि सब में अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश को आगे बढ़ाने की भावना है। ये नहीं कि कोई देश आतंकवाद को फॉलो कर रहा है, कोई किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, कोई किसी चीज़ को कुछ कुछ देश के जो वहाँ के जो सो कॉल्ड जो चलाने वाले हैं, वहाँ की जो सरकार है वो नहीं चाहती कि हमारे देश के लोगों का भला हो। वो सिर्फ कोई तो अपनी युद्ध सामग्री को ही बढ़ाया जा रहा है, कोई अपनी कुछ प्रोग्राम में लगा हुआ, किसी के कुछ अपने टारगेट हैं। लेकिन राइटर यहाँ नहीं कहना चाहता ऐसी बातें। वो चाहता है कि जो भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो सर्व समावेशी हो, कि मैं सब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भर सकूं। और मैं उस राष्ट्रभक्ति को नकार दूंगा जो अन्य राष्ट्रीयताओं के दुख और शोषण पर सवार होने का प्रयास करेगी, कि मैं उसको बिल्कुल नकार दूंगा कि कभी कोई मेरे साथ आए और मुझे ये बोले कि यार तू मेरी इतनी सी हेल्प कर दे, मैं दूसरे देश पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लूँगा। मेरी ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। ये सब बात राइटर कहना चाहता है कि राष्ट्रभक्ति की मेरी धारणा निरर्थक है यदि संपूर्ण मानवता की अधिकतम भलाई के लिए इसकी निरपवाद रूप से या पूरी संगति न हो। यदि नहीं, मेरे धर्म और उससे उत्पन्न मेरी राष्ट्रभक्ति में संपूर्ण प्राणी जगत समाविष्ट है। मैं केवल मानव जाति के बीच ही भाईचारे अथवा उसके तादात्म्यता की स्थापना नहीं करना चाहता, बल्कि पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों सहित समस्त प्राणी जगत के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहता हूँ, एक संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। यदि आपको सुनकर धक्का न लगे तो मैं कहना चाहूँगा कि पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों के साथ भी तादात्म्य स्थापित करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। इसलिए जीवन जितने रूपों में है वह सब मूलतः एक ही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पैसेज हो गया। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि किसे पूरी तरह से राष्ट्रभक्त माना जाएगा। तो राष्ट्रभक्ति की बात आपकी कहाँ हो रही थी? राष्ट्रभक्ति की आप क्या उसे पूरी तरह से राष्ट्रभक्त माना जाएगा? जो व्यक्ति राष्ट्र प्रेम दिखाता हो, ठीक है, जो इंसान राष्ट्रवाद की बात करता हो, ठीक है, जिस इंसान में राष्ट्रीयता की भावना हो, ठीक है, जिस राष्ट्रभक्त में मानवता की भावना भरी। मानवता के ऊपर बिल्कुल दोस्तों आपका लिखा हुआ था कि जो मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर सके, मानवता की भावना भरी हो, बिल्कुल ये तो आपका बिल्कुल हो है। और जिस इंसान में दूसरों गुलाम बनाने की इच्छा हो, लेकिन ये तो आपका होगा ही नहीं। और राष्ट्र प्रेम दिखाता हो, राष्ट्रभक्त राष्ट्र प्रेम दिखाने से नहीं होगा। आपका लिखा हुआ तो हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था कि राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, कि धारणा यही कि मेरा देश स्वतंत्रता की तो मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को होम कर सके। और अगर हम नेक्स्ट में देखें तो यहाँ था आपका कि राष्ट्रभक्त मानवतावाद के प्रति अगर उत्साह कम है तो उसे राष्ट्रभक्त नहीं माना जाएगा। हाँ दोस्तों, ये देखिए आपका कि जिस इंसान में, ये देखो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ राइटर कहना चाहता है कि जिस राष्ट्रभक्त में मानवतावाद के प्रति उत्साह कम है वह उतना ही कम राष्ट्रभक्त माना जाएगा। तो जिस राष्ट्रभक्त में मानवतावाद की भावना भरी है, बहुत ज़्यादा भावना भरी है, उसे ही राष्ट्रभक्त माना जाएगा। दोस्तों ये तो आपका ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया था। सिर्फ राष्ट्र प्रेम दिखाने को राष्ट्रभक्त नहीं कहते।
जो राष्ट्रवाद की बात करे उस वो भी कंप्लीटली राष्ट्रभक्त नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रवाद की बात करे वो सही है, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। ये लाइन आपकी कंप्लीट कहाँ हो रही है कि वो मानवतावाद की बात करे, मानवता को बचाने की बात करे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक ने किस विषय को अपना लक्ष्य बना रखा है? अपने देश के लोगों में के बीच भाईचारा स्थापित करना हो। अपने देश के लोगों में नहीं, अपने देश के लोगों में नहीं था कि सिर्फ हम यहाँ यहाँ कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे देश के अंदर ही लोगों का भाईचारा बना रहे, बिल्कुल नहीं है। अन्य देशों पर आक्रमण नहीं करना है, नहीं, ये बात तो है आपकी, हाँ ये तो है कि अन्य देशों पर आक्रमण नहीं करना है। ओके, हो सकता है। सब लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना भरनी है। ओके, मेरी राष्ट्रभक्ति में सामान्यतः सारी मानव जाति की भलाई समाविष्ट हो। बिल्कुल आपका ये भी आपका हो सकता है, ये भी है और आपका ये भी है। ठीक है, ये तो है ही नहीं। इनमें से 3 आपके ऑप्शन लग रहे हैं कि लेखक ने किस विषय को अपना लक्ष्य बना रखा है। लक्ष्य बनाने की बात कहीं आखिर में कहीं हो रही थी कि असंतोष बड़ी संख्या में दिन बढ़ रहे हैं। हाँ, यह मेरा लक्ष्य केवल भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना स्थापित करना नहीं है। ठीक है, मेरा लक्ष्य केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं है। यद्यपि अगर इसमें संदेह, तो मेरा लगभग आज पूरा जीवन और पूरा चीज में लगा हुआ है, लेकिन भारत की आज़ादी को हासिल करने के जरिए मैं संपूर्ण मानवता के बीच भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। कि संपूर्ण मानवता के लिए। और यहाँ कहीं इसमें अगर हम देखें तो सब लोगों के राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं, अन्य देशों को पर आक्रमण करना, ये भी नहीं हो रहा आपका कि मेरी राष्ट्रभक्ति में सामान्यतः सारी मानव जाति की भलाई समाविष्ट हो। यही ऐसा, इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कुछ राइटर बोलना चाहता है कि मैं संपूर्ण मानवता के बीच भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, कि संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ, आपसी भाईचारा बना रहे, सिर्फ अपने देशों के लोगों के बीच नहीं। ये लाइन आपकी बिल्कुल सही थी, लेकिन अपने देशों के लोगों के बीच नहीं, मतलब अपने देश के जो लोग हैं उनके नहीं, संपूर्ण संसार के। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी कहीं ना कहीं उससे मैच हो रहा है। भावना यहाँ पर वही व्यक्त कर रहा है राइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंतरराष्ट्रवाद की संभावना कब बन सकती है? कि जब सब देश आपसी व्यापार को मजबूत बनाए। मजबूत व्यापार की बात तो नहीं हो रही, पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं हो रही। जब सब देश आपसी समन्वय स्थापित करें, हाँ ये आपका हो सकता है। जब अलग अलग देशों के लोग एक मंच पर विचार साझा करें, ये भी आपका हो सकता है। जब सब देश मानवतावाद की भलाई की बात करें, ये भी आपका अंतर्राष्ट्रवाद हो सकता है। जब सब लोग अपनी संकुचित सोच से बाहर निकलकर मानवता की बात करें, ये भी आपका हो सकता है। लेकिन आपका मेन कौन सा आएगा? अंतर्राष्ट्रवाद। ये देखिए दोस्तों, आपका राष्ट्रवाद की बात यहाँ हो रही है कि जो व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है वह अंतर्राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव है जब राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, जब भिन्न भिन्न लोगों के लोग संगठित हो चुके हों और वे एक व्यक्ति की तरह काम करने के योग्य बन जाएं, कि सारे के सारे लोगों के विचार एक जैसे हो जाएं और सारे के सारे लोग एक ही मंच पर आकर अपने विचारों को आपस में साझा कर सकें। राइटर ऐसा ही कुछ बात बोलना चाह रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि जब अलग अलग देशों के लोग एक मंच पर विचार साझा करें, अपनी बात कि लोग संगठित हो जाएं। एक मंच पर विचार वो कब साझा करेंगे? जब वो सब लोग संगठित हो जाएंगे, वो जब एक सुर में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रवाद की भावना तभी बन सकती है जब सब देश आपस में एक दूसरे देश की भलाई की बात करें। सब लोग ये चाहें कि भाई हम आपस में एक दूसरे देश की वहाँ के लोगों के लिए हम आपस में एक दूसरे देश की सहायता कर सकें। तो तभी अंतर्राष्ट्रवाद की संभावना बन सकती है, तो कि तभी पूरा का पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रवाद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ने कौन सा भिन्न मार्ग चुना है? भिन्न मार्ग की यही कोई बात हो रही थी कि हमने एक ऐसा मार्ग चुना है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। और अगर हम देखें तो यहाँ कुछ लिखा हुआ था, ये देखें, इनमें से प्रत्येक राष्ट्र दूसरे की कीमत पर उसे नष्ट करके उन्नति करना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एक भिन्न मार्ग चुना है। वह समूची मानवता के हित और उसकी सेवा के लिए स्वयं को संगठित करना, यानी कि पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है।
मानवता के लिए खुद को संगठित करके उसके हित के लिए काम किया जाए, बिल्कुल आपका हो सकता है। धर्म और उसमें व्युत्पन्न राष्ट्रभक्ति में संपूर्ण प्राणी जगत को समाविष्ट करना है, संपूर्ण प्राणी जगत को समाविष्ट करना है, ये तो आपका दोस्तों नहीं लग रहा। पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों सहित समस्त प्राणी जगत के तादात्म्य में स्थापित करना है, नहीं, ये तो किसी और बात की, ये तो कुछ और राष्ट्रभक्ति की प्राणी जगत में समाविष्ट, ये तो कुछ और भी बात थी, तो यह भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बिना किसी अहंकार और पूरी विनम्रता के साथ समूचे समूचे विश्व को आगे बढ़ाना है, अहंकार वाली बात भी आपकी पूरे पैसेज में कहीं नहीं हो रही। संपूर्ण विश्व के लोगों में आत्मीय बदलाव लाना है, नहीं, आत्मीय बदलाव की भी इस लाइन के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही। तो यहाँ राइटर क्या कहना चाह रहा है आपका कि मानवता के लिए खुद को संगठित करके और उसके हित के लिए काम किया जाए। हम किसी दूसरे देश पर ना तो आक्रमण करेंगे और ना ही किसी दूसरे देश का आक्रमण बर्दाश्त करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम स्वयं को कि समूची मानवता के हित और उसकी सेवा के लिए स्वयं को संगठित करके और हम लोगों के हित के लिए काम करें, पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव का देश के लिए स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। मानव का देश के लिए स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। अगर हम बात करें दोस्तों स्वतंत्रता की कि इंसान का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है, परिवार के लालन पालन के लिए नहीं दोस्तों, ये कहीं बात आपकी नहीं हो। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र होना, स्वराज्य की प्राप्ति, यहाँ हम कोई गुलामी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, न किसी का शोषण करेंगे न किसी को शोषण करने देंगे, इस बात को सत्यापित करने के लिए हाँ ये आपका हो सकता है। संसार की भलाई के लिए आखिरी सांस तक काम कर सकें, ये भी आपका हो सकता है, ताकि देश को विकास के मार्ग पर लेके जा सके, ये हो सकता है। लेकिन ये अधूरा लग रहा है कि स्वतंत्र इंसान का स्वतंत्र क्यों हो, कि वो विकास कि देश को विकास पर आगे लेके जा सके, नहीं दोस्तों, यहाँ भी आपका ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो यहाँ बात हो रही थी आपकी मानव के स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो मानव का देश के लिए स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है, ताकि वो अपने लोगों की स्वतंत्र की बात यही कहीं हो रही थी। हाँ ये देखें, उसी प्रकार देश के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है, यदि आवश्यकता हो तो वह विश्व के हित के लिए स्वयं को न्योछावर कर सके। और ये देखिए कि संसार की भलाई के लिए आखिरी सांस तक काम कर सके, आपका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गद्यांश में बोल्ड करके एक लाइन लिखी गई है, उसका अर्थ क्या होगा। बोल्ड करके लाइन यही लिखी गई थी कि राष्ट्रीयता के प्रति मेरा प्रेम और राष्ट्रीयता की मेरी धारणा यह है कि मेरा देश स्वतंत्र हो ताकि आवश्यकता पड़े तो मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को होम कर सके। मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को होम कर सके, संपूर्ण समाज को राष्ट्र प्रेम के लिए एकजुट कर सके। नहीं दोस्तों, ये तो आपका नहीं लग रहा। स्वयं को मानवता के लिए त्याग कर दे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मानव जाति के लिए खुद को आहूत कर दे, ये भी आपका हो सकता है। मानवता की सेवा करने के योग्य बन सके, नहीं। लोगों को संकुचित सोच से परे रख सके, नहीं। दो ऑप्शन है दोस्तों कि स्वयं को मानवता के लिए त्याग कर सके या मानव जाति के लिए खुद को आहूत कर सके। मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए, सिर्फ मानवता के लिए नहीं, पूरी की पूरी मानव जाति के लिए। मानवता अलग बात होती है, लेकिन पूरी की पूरी मानव जाति के लिए खुद को आहूत कर सके, खुद के प्राणों की आहुति दे सके, खुद का त्याग कर सके। ये दोस्तों दोनों बहुत ही क्लोज थे, लेकिन यहाँ सिर्फ मानवता की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी मानव जाति की बात हो रही है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि समानार्थी शब्द है दोस्तों आपका प्राणोत्सर्ग का। प्राणोत्सर्ग कहा कि आपका प्राणायाम करवाना, नहीं। प्राणोत्सर्ग कहाँ था आपका, स्टार्टिंग में ही कहीं था कि जिस प्रकार राष्ट्र प्रेम का मार्ग हमें सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के प्राणोत्सर्ग कर देना चाहिए। यहाँ भी आपकी वही बात थी कि प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कि प्राणायाम करवाना नहीं है आपका, किसी भी काम का कर्म करने का प्रण लेना नहीं, प्राणों की आहुति देना बिल्कुल, विषपान करना नहीं, प्राण डालना नहीं। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपका सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं कि संकुचित वृत्ति,
गद्यांश में प्रयुक्त शब्द संकुचित वृत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? संकुचित वृत्ति आपका, संकुचित वृत्ति कहाँ था भाई? यही कहीं था कि संकुचित वृत्ति से, कहाँ है आपका संकुचित वृत्ति? ये देखिए कि भिन्न भिन्न देशों के लोग संगठित हो सकें, वे किसी काम करने के योग्य बन सके। राष्ट्रवाद बुरी चीज नहीं है, बुरी है तो संकुचित वृत्ति स्वार्थपरता और एकांतिकता के आधुनिक राष्ट्रों को विनाश के लिए उत्तरदायी है। संकुचित वृत्ति एक सीमित सोच वाला इंसान, कि एक बात को सीमित दायरे में सोचने वाला, सोच से परे की बात कहना नहीं। सीमित सोच वाला इंसान, हाँ बिल्कुल। समुचित बात को एक लाइन में कहने वाला नहीं। जो इंसान कम खर्च करता हो, नहीं। दूसरों को गुलाम बनाने की इच्छा नहीं। आपका ऑप्शन आएगा बी, सीमित सोच वाला इंसान। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द सृजनहार शब्द का विलोम है। दोस्तों सृजनहार की इसने बात तब की थी कि भाई मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं तो जिसने मेरा सृजनहार किया है वो, मैं उसके विश्वासघात करने का दोषी होऊंगा। तो इसी पैसेज में थी कहीं कि उसकी सेवा के लिए स्वयं को संगठित करने आती है, तो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। चूंकि ईश्वर ने मेरा भाग्य विधाता भारत के लोगों के साथ बांध दिया है, हाँ यही कहीं था। इसलिए यदि मैं उनकी सेवा न करता तो अपने सृजनहार के साथ विश्वासघात करता, उसका मैं दोषी हो जाता। तो सृजनहार का है कि जिसने मेरा लालन पालन किया है, हो सकता है। जो मुझे ज़्यादा दुख देता है, नहीं। जिसने मुझे जीवन दिया है, ये भी आपका हो सकता है। जो मुझे राष्ट्रवाद से दूर करता है, नहीं। निर्माण करने वाला भी आपका हो सकता है। जो मेन तीन ऑप्शन है आपके, तीन में से मेन कौन आएगा? कि यदि मैं उनकी सेवा न करता तो सृजनहार के साथ विश्वासघात करने का दोषी होता। चूंकि ईश्वर ने मेरा भाग्य भारत के लोगों के साथ बांध दिया है, यदि मैं उनकी सेवा न करता। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें सृजनहार की, तो यहाँ बात हो रही है पालन पोषण की, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, और निर्माण करने वाला, जिन्होंने मुझे जीवन दिया। क्या सिर्फ जीवन देना ही सृजनहार होगा कि जिसने मुझे जीवन दिया है? ऐसा दोस्तों बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे, आपके रियल एग्जांपल ऐसे होते हैं कि भाई कि कोई भी माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन और अचानक से उसकी, उस लेडीज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस बच्चे को पालती दूसरी माँ है। तो क्या जिसने जन्म दिया, क्या वही सृजनहार है? नहीं दोस्तों, असली सृजनहार आपका वो है जिसने उसका पालन पोषण किया है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है कि जिसने मेरा पालन पोषण किया है, वो मेरे लिए सृजनहार है। जिसने मेरा पालन पोषण किया है, अगर मैं उनकी सेवा नहीं करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए अपने सपने, अपनी हर एक चीज़ न्यौछावर कर दें, अगर उनकी मैं सेवा नहीं करता हूँ, तो ये मेरे सृजनहार के लिए, जिसने मुझे तैयार किया है, उसके के साथ विश्वासघात होगा और मैं उसका दोषी माना जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपका ऑप्शन ए आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है निरर्थक शब्द। दोस्तों आपका विलोम शब्द आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि निरर्थक शब्द होता है कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो निरर्थक का सचेत होना नहीं, सर्वव्यापी भी नहीं, अर्थक हो सकता है, सार्थक भी हो सकता, व्याप्त नहीं हो सकता। अर्थक शब्द और सार्थक शब्द। यहाँ दोस्तों आपका निरर्थक शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा? सार्थक, जो किसी अर्थ के साथ हो, या अर्थक? यहाँ दोस्तों आपका आएगा सार्थक, जो एक अर्थ के साथ हो, किसी भी लाइन का कोई अर्थ हो, उसके साथ जो शब्द आए उसे सार्थक शब्द कहा जाएगा। सार्थक और निरर्थक, सार्थक का जो विलोम है या आपका जो निरर्थक का विलोम है दोस्तों, वो आपका सार्थक आएगा। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छी लगे तो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी नहीं लगी होगी तो दोस्तों आप डिसलाइक कर सकते हैं, नो इशू। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊँ, क्वेश्चन अच्छे लेवल के ले पाऊँ, अच्छे तरह से क्वेश्चन बना पाऊँ, पैसेज को बढ़िया सा लेके आ पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे मेन बात है कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।